हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी का नाम है 4.50 फ्रॉम पैडिंगटन। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है। यहाँ एक ट्रेन टोक्यो से रवाना हो रही थी। इस ट्रेन में हम मार्पल नाम की एक लेडी को देखते हैं। यहाँ मार्पल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है, पर फिर भी मार्पल इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी वहाँ एक इन्वेस्टिगेटर आता है। ये इन्वेस्टिगेटर चुपके से हेडक्वार्टर में मार्पल की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा था। फिर हम हेडक्वार्टर देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर कैंग चीफ को बता रहा था कि मार्पल सच में सीरियस है। इसे सुन चीफ थोड़ा अजीब सा रिएक्शन देता है। तभी हम एक दूसरे ट्रेन को देखते हैं। ये ट्रेन भी टोक्यो से निकल रही थी। इस ट्रेन में एक ओल्ड लेडी काइको और मैरी आती हैं। काइको बताती है ये वही सीट है जहाँ मैं पिछली बार बैठी थी। तो इसके बाद ये दोनों उसी सीट में बैठती हैं। तभी मैरी अपने जेब से एक फोन निकालती है और मार्पल को कॉल करती है। दरअसल मार्पल और मैरी काइको के साथ मिलकर एक क्राइम सीन परफॉर्म कर रहे थे। पैरेलल में सीन दोबारा से हेडक्वार्टर पर आता है। इधर कैंग अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, पहले मिस मार्पल हमारे ही डिपार्टमेंट में काम करती थी, लेकिन अचानक से मार्पल के हस्बैंड को कैंसर हो गया और इसलिए मार्पल ने उनका ख्याल रखने के लिए जॉब छोड़ दी। पर इसके कुछ दिनों बाद ही मार्पल के हस्बैंड की मृत्यु हो गई। चीफ फाइल मंगवाकर देखता है कि मार्पल को पुलिस में उसके काम के लिए कई सारे अवार्ड्स मिले थे। प्रेजेंट में मार्पल कंपनीज के कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रही है। तभी रेलवे का इंचार्ज चीफ को उस केस के बारे में बताता है जिसे सॉल्व करने मार्पल टोक्यो ट्रेन में चढ़ी है। फ्लैशबैक सीन में दिखाती है कि 2 दिन पहले टोक्यो जाने वाली ट्रेन से मार्पल की मदर इन लॉ यानी कि काइको सफर कर रही थी। काइको यात्रा में एक मर्डर वाली डिटेक्टिव नॉवल पढ़ने लगी। इस दौरान टोक्यो से निकलने वाली दूसरी ट्रेन काइको की ट्रेन के पैलेस से गुजर रही थी। तभी काइको ने सामने की तरफ देखा कि कोई आदमी किसी औरत का गला दबाकर उसे मार रहा था। इसे देख काइको घबरा गई और कंडक्टर को बुलाकर उसे ये सारी वारदात बताई। लेकिन कंडक्टर को काइको की मर्डर मिस्ट्री नॉवल देखकर लगा कि ये जरूर उनका वहम होगा। इसी के साथ दूसरी वाली ट्रेन में कोई डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। तभी प्रेजेंट में उस दिन की तरह ही दोनों ट्रेन पैरेलल में पहुंच जाती है। इधर मार्पल अपनी मदर इन लॉ काइको से पूछती है, क्या इसी जगह पर आपने उस किलर को देखा था? मार्पल कहती है हाँ, वो एक लंबा चौड़ा आदमी था और सेम इसी जगह पर खड़ा था। अब इसके बाद मार्पल खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखने लगती है। आगे इस सब के बाद मार्पल और मैरी एक होटल में मिलते हैं। मार्पल इधर मैरी को मैप दिखाकर कहती है, दोनों ट्रेनें इसी स्टेशन पर पैरेलल चलने लगती हैं। मुझे लगता है कि किलर ने मर्डर करने के बाद खिड़की खोलकर लाश को बाहर फेंक दिया होगा, इसलिए लाश ट्रेन में नहीं मिली। अब अगर कोई इस जगह से लाश को बाहर फेंकेगा तो लाश जरूर इस तरफ गिरनी चाहिए। मैरी दूसरे मैप से देखकर बताती है कि इस इलाके में तो तोमिजावा हाउस पड़ता है। तोमिजावा हाउस असल में क्योतो नाम के एक अमीर बिजनेसमैन का घर है। कोइंसिडेंटली मेरी एक दोस्त भी वहाँ पर हाउसकीपर है। तो इसे सुन मार्पल को एक आइडिया आता है। मार्पल कहती है, तुम क्योतो के बंगले में हाउसकीपर बनकर जाना और उस विक्टिम की डेड बॉडी का पता करना। तो मैरी इस पर मान जाती है। अगली सुबह ही मैरी तोमी के बंगले में पहुँचती है। यहाँ मैरी की दोस्त हाउसकीपर अपनी मैडम मिदोरी को बताती है, ये मेरी दोस्त है जिसे मैं खुद से रिप्लेस करना चाहती हूँ। यहाँ मैरी देखती है कि मिदोरी का नेचर बहुत फ्रेंडली था। मिदोरी मैरी को अपने घर के अंदर ले चलती है। आगे मैरी और मिदोरी हाउसकीपिंग से रिलेटेड बातें करने लगती हैं। तभी उस कमरे में डॉक्टर आता है। मिदोरी डॉक्टर के पास जाकर कहती है, मेरे फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उन्हें सुबह से गैलस्टोन में दर्द है। तो इसे सुन डॉक्टर अपना केस लेकर मिदोरी के फादर को देखने चला जाता है। फिर मिदोरी के और डॉक्टर के जाने के बाद हाउसकीपर कहती है, मैडम और डॉक्टर एक दूसरे से सीक्रेटली प्यार करती हैं। मैरी कहती है, फिर वो दोनों शादी क्यों नहीं कर लेती? हाउसकीपर कहती है, क्योंकि मैडम मिदोरी के फादर क्योतो इस मामले में थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। जब भी मास्टर मिदोरी के साथ उसके बॉयफ्रेंड को देखती हैं तो उसे उसी वक्त भगा देती हैं। आगे सब समझाने के बाद पुरानी हाउसकीपर उस घर से चली जाती है। अब मैरी इस घर की नई हाउसकीपर थी। मिदोरी के फादर क्योतो बहुत कंजूस थे। क्योतो मैरी को पहले ही दिन बता देती हैं कि वो उसे किसी भी एक्स्ट्रा काम की एक पैनी तक नहीं देगा। तभी उस कमरे में डॉक्टर आता है। डॉक्टर के आते ही क्योतो को सिगरेट की स्मेल आ जाती है, जिसके लिए क्योतो डॉक्टर को टोकता है। तब डॉक्टर क्योतो को कुछ दवाई लेने की हिदायत देता है ताकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे। लेकिन क्योतो ताना मारते हुए कहता है, पहले तुम अपनी स्मोकिंग हैबिट छोड़ो, फिर मैं तुम्हारी दवाइयाँ खाऊंगा। ऐसा कहकर क्योतो डॉक्टर से बुरी तरह से बात करके उसे वापस भेज देता है। आगे मैरी खिड़की से देखती है तो इस इलाके के आसपास घना जंगल था। इसके बाद मैरी उस जंगल के अंदर जाती है। चलते चलते मैरी उस जगह पर पहुंचती है जहां से ट्रेन गुजरती थी। ट्रेन के अनुसार डेड बॉडी यहीं कहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ नहीं था।
इसके बाद मैरी झाड़ियों के पास जाती है। इधर नीचे मैरी को एक दस्ताना दिखता है। मैरी को दस्ताने से समझ आ जाता है कि जरूर डेड बॉडी को खिसकाया गया है। अब मैरी दस्ताने को खोलकर देखती है तो दस्ताने के अंदर किसी जानवर का फर था। मैरी उस दस्ताने को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी बीच रास्ते में मैरी को एक आदमी दिखता है। ये आदमी कहता है, तुम तामिजावा हाउस की नई हाउसकीपर हो ना? मैरी हिचकिचाते हुए कहती है, हाँ, लेकिन आप कौन है? वो आदमी कहता है, मैं तामिजावा फैमिली का पुराना सर्वेंट हूँ और इस जंगल में देख रेख करता हूँ। ऐसा कहकर सर्वेंट मैरी के बगल से निकल जाता है। अगले सीन में हम मार्पल के घर में कैंग को देखते हैं। कैंग मार्पल को लंबे समय से जानता था, इसलिए कैंग को मार्पल की बातों पर पूरा यकीन था कि उस रात जरूर कोई घटना घटी थी। तभी उस कमरे में इन्वेस्टिगेटर सुजुकी आता है। सुजुकी वही है जो ट्रेन में मार्पल का पीछा कर रहा था। सुजुकी कहता है, मैंने तामिजावा फैमिली के घर मैरी को हाउसकीपर की ड्रेस में देखा था, लेकिन उस रात मैरी तुम्हारे साथ थी। तो मार्पल उन दोनों से कहती है, मैरी ये साबित करने गई है कि मेरी मॉम का बताया गया हादसा सच है या नहीं। मैं आपको इधर एक बात बताना चाहूंगी कि जिस स्टेशन से ट्रेन पैरेलल चलना शुरू होती है, उस ट्रेन के जस्ट थोड़ी दूर पर ही एक जंगली इलाका है जहां आसानी से लाश छिपाई जा सकती है। उस जंगल में सिर्फ तामिजावा फैमिली का घर है। शायद किलर ट्रेन से निकलने के बाद उस जंगल में गया हो और वहीं उसने कहीं डेड बॉडी छिपा दी होगी। ज्यादा चांसेस है कि किलर तामिजावा फैमिली में से कोई है। फिर सुजुकी तामिजावा हाउस के फैमिली मेंबर्स का नाम बताता है। तामिजावा के मरने के बाद कियोतो उनकी कंपनी के चेयरमैन बन गए हैं। कियोतो के 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। पहले बेटे का नाम इची था, लेकिन इची 28 साल की उम्र में ही चाइना के अंदर हुई एक कार एक्सीडेंट में गुजर गया। कियोतो का दूसरा बेटा सुकी एक पेंटर है। कियोतो का तीसरा बेटा सीजो है। सीजो ट्रेडिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है। कियोतो का सबसे छोटा बेटा शिरो एक प्लानिंग कंपनी का प्रेसिडेंट है। इनकी फैमिली में शिन नाम का भी एक आदमी है। शिन असल में तमाको का हस्बैंड है। दरअसल तमाको कियोतो की बेटी हुआ करती थी, लेकिन वो एक बीमारी में चल बसी। पर तमाको और शिन का बेटा सीजी अभी 8 साल का है। कियोतो की सबसे बड़ी बेटी मिदोरी है। इन्हीं लोगों के साथ कियोतो की फैमिली में उनका एक पुराना सर्वेंट भी रहता है। इसे सुन मार्पल इची के चाइना में हुई डेथ की और डिटेल्स मांगती है, लेकिन सुजुकी बताता है कि हमें खुद इची के एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता। इधर मार्पल को कियोतो के बड़े बेटे इची और इस मर्डर के बीच कुछ संभावनाएं दिख रही थी, लेकिन कैंग मार्पल को समझाकर जाता है कि अगर उसे आइंदा से मार्पल किसी भी क्राइम सीन में दिखी तो वो भी उसे नहीं बचा पाएगा। अगले सीन में हम कियोतो का घर देखते हैं। कियोतो के सारे बच्चे अब वापस आ गए थे। इधर शिन भी मौजूद था। शिन वही है जिसकी वाइफ तमाको सालों पहले मर गई थी और अब शिन के पास कियोतो के घर के अलावा रहने की कोई जगह नहीं थी। तभी सुकी शिन की बेटी सीजी के पास जाता है। सीजी थोड़ा बड़ा हो गया था। शीजी सुकी को अपने फ्रेंड जेम्स से इंट्रोड्यूस करवाता है। जेम्स हाफ चाइनीज और हाफ जापानीज था। इसे देख सुकी हैरान होता है और उसके एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाती हैं। आगे मैरी दोबारा से जंगल की तरफ जाती हैं। तभी रास्ते में मैरी को सीजी और जेम्स दिखते हैं। सीजी और जेम्स मैरी को अपने पास बुलाते हैं। जब मैरी इनके पास जाती है तो ये दोनों मैरी को मिस्टर कियोटो का पुराना आर्ट हाउस दिखाते हैं और उसे खोलने को कहते हैं। मैरी इसे खोलने का ट्राई करती है, पर ये पूरी तरह से लॉक था। लेकिन तभी अचानक से उस आर्ट हाउस का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जिससे देख तीनों घबरा जाती हैं। दरअसल इस हाउस के अंदर शीरो था। शीरो कभी कभी इस जगह पुलिस से छिपने आता था। इसके बाद शीरो वहां से चला जाता है। अब ये तीनों उस हाउस के अंदर जाकर उसके अंदर का सामान देखने लगती हैं। यहाँ मैरी को तामिजावा परिवार का एक बहुत प्राचीन संदूक दिखता है। मैरी धक्का लगाकर संदूक को थोड़ा सा खोल के देखती है तो उसके अंदर किसी की डेड बॉडी थी। इसे देख मैरी घबरा जाती है। आगे कियोतो के तीनों बेटे आकर उस संदूक में रखी डेड बॉडी को देखते हैं। ये लोग इस डेड बॉडी के बारे में अपने फादर को ना बताने का डिसाइड करती हैं, वरना उनकी हेल्थ और खराब हो जाएगी। लेकिन तभी कियोतो वहाँ खुद पहुँच जाता है और उस डेड बॉडी को देख लेता है। कियोतो और उसका परिवार नहीं जानता था कि ये डेड बॉडी किस लेडी की है। फिर पुलिस आकर उस डेड बॉडी की छानबीन करती है। छानबीन से पता चलता है कि इस विक्टिम को किलर ने गला दबाकर मारा था, जैसे कि मिस काई को बता रही थी। आगे ऑफिसर कैंग मैरी के पास आकर चुपके से कहता है, क्या तुम अब भी इस घर में रहना चाहती हो? मैरी कहती है हाँ। तभी उधर मिदोरी आकर कहती है, मुझे लगता है कि वो मरी हुई लेडी चाइनीज थी। कैंग कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है? मिदोरी कहती है, बस ऐसे ही मैंने ऐसा अनुमान लगाया। फिर हम मैरी को देखती हैं जो मिदोरी की कही गई बात मार्पल को बताती है। मार्पल कहती है, मिदोरी एक समझदार औरत है, वो कभी कुछ यूं ही
नहीं कहेगी। ऐसा कहते ही मार्पल को कुछ याद आता है और मार्पल अपने लैपटॉप में जाकर देखती है कि क्योतो के सबसे बड़े बेटे का भी एक्सीडेंट चाइना में हुआ था। अगर वो डेड बॉडी सच में किसी चाइनीज की है तो इसका मतलब ये केस क्योतो के बड़े बेटे से जुड़ा हुआ है। अगले दिन कैंग और सुजुकी क्योतो की बेटी मिदोरी से पूछताछ करती हैं। कैंग बताता है कि आपके बड़े भाई इची चाइना गए थे और ऐसा र्यूमर था कि उनका किसी चाइनीज औरत के साथ अफेयर चल रहा था। क्या आपको कभी इची ने उस चाइनीज औरत के बारे में कभी बताया था? मिदोरी कहती है कभी नहीं, दरअसल मेरी इची से बहुत कम बातचीत होती थी। कैंग कहता है तो आपको कल ऐसा क्यों लगा कि मिली हुई डेड बॉडी किसी चाइनीज लेडी की है? तो इसे सुन मिदोरी कुछ सोचते हुए डॉक्टर की तरफ देखती है और डॉक्टर हाँ का इशारा करता है। आगे मिदोरी और डॉक्टर एक कबर्ड से कोट में रखा एक लेटर निकालते हैं और सुजुकी को देती हैं। सुजुकी जब इस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो इसमें लिखा हुआ था, मेरा नाम सैरा है और मैं चाइना से हूँ। तुम्हारे बड़े भाई इची का मुझसे अफेयर था। इवन हम दोनों ने एंगेजमेंट भी कर ली थी, लेकिन शादी के दिन ही इची का एक्सीडेंट हो गया। अब मेरा इची के साथ एक बेटा है और इसे अकेले पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे बस तुमसे एक बार मिलना है। मैं तुम्हें एक ब्लैक एंड व्हाइट फर वाले कोट में 2 बजे कैफे पर मिलूंगी। मिदोरी बताती है लेटर मिलने के बाद उस दिन मैं सैरा से मिलने कैफे गई थी, लेकिन सैरा वहां नहीं पहुंची। इवन मैंने कैफे के स्टाफ से कहकर सैरा का नाम अनाउंस करवाया था और इसी तरह 2 से 5 बज गए, लेकिन सैरा उस दिन कैफे नहीं पहुंची। न ही इसके बाद से मुझे सैरा के नाम से कोई खत मिला। कैंग कहता है आपको लेटर पढ़कर एकदम से विश्वास कैसे हो गया कि लेटर इची की गर्लफ्रेंड ने ही लिखा था? जरूर आपको इची की गर्लफ्रेंड के बारे में पहले से ही पता था। तो इसे सुन मिदोरी अपने डेस्क की तरफ जाती है। इधर डेस्क में एक काफी पुराना एनवलप था। इस एनवलप में इची अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। इधर मिदोरी कहती है ये फोटो इची ने मुझे 10 साल पहले भेजी थी अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। आगे मैरी मार्पल को बताती है मुझे ऐसा लगता है कि हमें मिली डेड बॉडी ही इची की गर्लफ्रेंड सैरा की है, लेकिन मैंने डेड बॉडी को अच्छे से नहीं देखा है तो मैं कुछ कह नहीं सकती। पर जिस तरह लेटर में सैरा ने लिखा था कि वो एनिमल फर वाला कोट पहनकर आएगी, डेड बॉडी ने भी वैसा ही कोट पहना हुआ था। वहीं जो रेड ग्लव मुझे ग्राउंड में पड़ा मिला, वैसा ही एक ग्लव उस डेड बॉडी के हाथ में था। तुम्हें इसमें क्या लगता है? मार्पल कहती है तो तुम्हारे अनुसार जिसे मॉम ने किलर को मारता हुआ देखा था वो इची की वाइफ सैरा थी? मैरी कहती है मुझे ऐसा लगता है कि इची क्योतो का सबसे बड़ा बेटा था और सैरा और इची का अगला वारिस जायदाद का मालिक बनता। ये बात किसी को क्योतो की फैमिली में पसंद नहीं थी, इसलिए उसने दोनों को मरवा दिया। मार्पल कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। अगली सीन में हमें पुलिस डिपार्टमेंट दिखाया जाता है। इधर लेडी ऑफिसर बताती है कि विक्टिम की डेड बॉडी से जो कोट मिला है वो बहुत महंगा चाइनीज कोट है। साथ ही क्राइम सीन में मिला ग्लव भी टोक्यो की शॉप में कहीं नहीं है। सुजुकी खड़ा होकर कहता है मैंने कैफे के स्टाफ से पूछा कि क्या वहाँ कोई सैरा नाम की लड़की आई थी, तो स्टाफ ने याद करके हमें ना में जवाब दिया। हमने वहाँ पर मिदोरी के बारे में भी पता किया। मिदोरी सच में कैफे गई थी और उसने वहाँ 2 घंटे सैरा का आने का इंतजार भी किया था। इसके बाद रेलवे स्टेशन फोर्स के इंचार्ज को खड़ा किया जाता है। इंचार्ज कहता है हमें एक फुटेज मिला है जिसमें उसी तरह के कोट में एक औरत ट्रेन में चढ़ी थी, पर उस औरत का असली नाम अकीनो था। अकीनो को किलर ने चलती ट्रेन में फेंक कर उसकी लाश क्योतो के घर के पास गिराई और फिर लाश को खींचते हुए क्योतो के आर्ट हाउस में छिपा दिया। कैंग कहता है असली सवाल ये है कि क्या अकीनो ही इची की लवर सैरा है? कैंग के ऐसा कहते ही सीन मार्पल पर आता है। अचानक से मार्पल को उसकी मदर इन लॉ काई को कॉल करती है। मार्पल कहती है मॉम मैंने आपको एक विक्टिम की कपल फोटोज भेजी हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस रात जिसे आपने मरते हुए देखा था वो वही विक्टिम थी या नहीं? काइको कहती है ये वो नहीं है। मार्पल कहती है शायद आप पहचानने में गलती कर रही हैं। काइको कहती है मैं उस मरती हुई लड़की का चेहरा कभी नहीं भूल सकती। उसका चेहरा हर रात मुझे मेरे सपनों में दिखता है। तो इसे सुन मार्पल सोच में पड़ जाती है कि अगर संदूक में मिली विक्टिम वो औरत नहीं है तो फिर वो औरत है कौन? आगे मैरी फिर से उस आउट रूम में संदूक को देखने जाती है। तभी संदूक के पास मैरी को सीजी और जेम्स मिलते हैं। ये दोनों मैरी को एक पोस्ट कार्ड देती हैं जो इन्हें यहीं से मिला था। जब मैरी पोस्ट कार्ड को पलटकर देखती है तो पोस्ट कार्ड को किसी ने सैरा के लिए लिखा था। पोस्ट कार्ड में लिखा था हम दोनों 20 तारीख को कैफे शॉप में मिलेंगे। वहाँ मेरे भाई की मेमोरीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। साथ ही मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मिदोरी सान। इसे सुन कैंग कहता है मिदोरी ने हमें पहले ही बता दिया था कि उसने सैरा को होटल से एक पोस्ट कार्ड लिखा था। शायद ये वही पोस्ट कार्ड है जब किलर ने डेड बॉडी को घसीटा होगा।
होगा तो शायद पोस्ट कार्ड उसी कमरे में कहीं गिर गया होगा। मार्पल कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो डेड बॉडी सैरा यानी कि इची की वाइफ की है। कैंग कहता है हाँ, इसमें कोई शक नहीं। तो इसे सुन मार्पल थोड़ी कंफ्यूजिंग दिखाई देती है क्योंकि उसकी मदर इन लॉ के अकॉर्डिंग किलर ने ट्रेन में किसी और को मारा था और वो सैरा नहीं थी। अगले दिन क्योतो के घर में जेम्स की मॉम हारुका आती है। दरअसल इस जगह पर पुलिस कड़ाई करने वाली थी, इसलिए क्योतो के परिवार वाले बच्चे शीजी को जेम्स के घर भेज रहे थे। आगे हारुका उन दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाती है। यहाँ से निकलने से पहले हारुका पीछे मुड़कर कुछ देखती है। इधर हारुका को बार बार देखकर मैरी के दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा था पर वो ठीक से समझ नहीं पाती। आगे पुलिस क्योतो के सभी बेटों से मर्डर का एस्टिमेट टाइम न बताकर उनका टाइम टेबल पूछती है कि वह लोग मर्डर वाले दिन किस वक्त और कहाँ थे। कैंग सबसे पहले सुकी से पूछता है तुम 20 तारीख को क्या कर रहे थे। सुकी कहता है मैं उस दिन अपनी एक मॉडल के घर में रुका हुआ था, वहाँ मैंने उसकी एक पेंटिंग बनाई थी। आप चाहे तो उस मॉडल के पास जाकर पता कर सकती हैं। इसके बाद सीजो की अलीबी सुनी जाती है। सीजो अपने उस दिन का पूरा शेड्यूल बताता है लेकिन उस आदमी का नाम नहीं बताता जिसके साथ सीजो ने बिजनेस मीटिंग की थी क्योंकि इससे उनके स्टॉक्स और बिजनेस को घाटा हो सकता था। पूछताछ खत्म होने के बाद सीजो किचन में जाता है। किचन में शीरो खाना खा रहा था। शीजो सीरो से कहता है उन्होंने तुम्हें सवालात के लिए बुलाया है। इसे सुन शीरो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सवाल जवाब के वक्त शीरो को थोड़ा अजीब फील हो रहा था। तभी अचानक से शीरो चेयर से नीचे गिर जाता है। फिर डॉक्टर वहाँ आकर शीरो की नर्स चेक करता है तो शीरो मर गया था। आगे उस घर में पुलिस आकर सबसे इन्वेस्टिगेशन करती है। पूछताछ खत्म होने के बाद मैरी वीडियो कॉल में मार्पल को बताती है कि मेरा बनाया गया सूप पीने से शीरो की मौत हो गई क्योंकि उसमें जहर डला हुआ था, इसलिए अभी पुलिस मुझे विक्टिम जैसा ट्रीट कर रही है। कॉल खत्म होते ही वहाँ पर मिदोरी आकर कहती है मेरे फादर को हार्ट अटैक जैसा फील हो रहा है, क्या डॉक्टर उन्हें उनका इंजेक्शन दे सकती हैं। ऑफिसर कैंग कहता है डॉक्टर ने हमारी बहुत मदद की है लेकिन इस सिचुएशन में उन्हें हॉस्पिटल भेजना ही ठीक रहेगा। तो इसके बाद क्योतो के लिए एक एम्बुलेंस बुलाई जाती है। उस एम्बुलेंस के जाते वक्त डॉक्टर अपनी सिगरेट को हिलाते हुए कहता है चिंता मत करो, क्योतो को कुछ नहीं होगा। मैरी कहती है चिंता आपको अपनी करनी चाहिए, इतना सिगरेट पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो डॉक्टर इस पे मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बार में हम हारुका को देखती हैं जो क्योतो को कॉल लगाती है, लेकिन घर में क्योतो के ना होने पर वो कॉल मैरी रिसीव करती है। हारुका कहती है मुझे तुम्हें सैरा के बारे में कुछ बताना है। मैरी कहती है तुम सैरा के बारे में क्या जानती हो। हारुका कहती है दरअसल मैं ही सैरा हूँ और मेरी ही इची के साथ एंगेजमेंट हुई थी। अगले सीन में हारुका मार्पल के ऑफिस में होती है। इधर हारुका कहती है चाइना में एक्सीडेंट वाले दिन मिस्टर क्योतो ने अपनी ही बेटी इची को कॉल करके अपनी कंपनी से निकाल दिया क्योंकि बिजनेस में इची अच्छा नहीं कर पा रही थी। इससे इची बहुत दुखी हो गया। इची उस दिन काफी गुस्से में खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा था और तभी हमारा एक्सीडेंट हो गया। जब मैं होश में आई तो मैं एक हॉस्पिटल में थी, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड इची मर गया था, साथ ही मेरे पेट में जो बच्चा था वो भी नहीं रहा। इसके बाद मैंने जेम्स को अडॉप्ट कर लिया, मतलब जेम्स क्योटो का वारिस नहीं है। मार्पल कहती है फिर तुम जापान कब शिफ्ट हुई। हारुका कहती है 10 साल पहले। दरअसल मैं बस उस जगह को देखना चाहती थी जहाँ मेरे हस्बैंड रहते थे। 10 साल बीतने की वजह से कोई मेरा चेहरा भी नहीं पहचान सका। इवन मुझे भी इची की फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन कोइंसिडेंटली मेरे बेटे की दोस्ती इची की सिस्टर के बेटे के साथ हुई और उन्हें वहाँ से ले जाते वक्त मुझे आपको सच बताने का ख्याल आया। मार्पल कहती है वैसे हमारे हाथ एक अजीब चीज लगी है। इसे सुन कैंग विक्टिम की फोटो दिखाता है और कहता है हमें लगा कि ये तुम होगी। हारुका कहती है सॉरी मैं इसे नहीं जानती। मार्पल कहती है आपने कोई लेटर क्योतो की बेटी मिदोरी सान को लिखा था। हारुका कहती है कभी नहीं। मार्पल कहती है आपके पास कोई पोस्ट कार्ड रिसीव हुआ था। तो हारुका इस पर भी मना कर देती है। इसे सुन मैरी और मार्पल दोनों हैरान रह जाती हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि जिसको मिदोरी ने सैरा समझकर पोस्ट कार्ड भेजे थे वो कौन थी। इसके बाद सीन सीजो के ऑफिस पर आता है। सीजो जैसे ही कॉल रखता है वैसे ही उस कमरे में सीजो की पीए आती है। पीए कहती है आपके होम डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भेजी हैं। ऐसा कहकर पीए वो दवाई सीजो को दे देती है। अब सीजो एनवलप काट कर दवाई को बाहर निकालता है। इसके कुछ समय बाद हम दवाई को मेज में बिखरा हुआ देखती हैं। इन्हें खाकर सीजो नीचे जमीन में पड़ा हुआ था। एक्चुअली इन दवाइयों में जहर था। आगे मार्पल और सुजुकी इस केस के बारे में बात करती हैं। मार्पल कहती है इची को मिलाकर अब तक क्योतो के 3 बेटे मर चुके हैं, मतलब किला कोई ऐसा है जिसे उनके मरने से फायदा है। इसी से सुजुकी मार्पल को दवाई की रिसिप्ट दिखाता है। ये दवाई क्योतो के होम डॉक्टर के नाम से मंगवाई गई थी, लेकिन मार्पल कहती है रिसिप्ट में डॉक्टर का हैंड रिटन साइन नहीं है।
सुजुकी कहता है शायद किसी दूसरे ने डॉक्टर के नाम से ये दवाई सीजो को भेजी थी ताकि डॉक्टर फंस जाए। वैसे भी रिसिप्ट के शब्द लेटर वाले शब्द से मिलते जुलते हैं। तो इसे सुन मार्पल हैरान होती है। आगे इस बारे में सुजुकी डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर कहता है मैंने अभी तक किसी को कोई दवाई नहीं भेजी है। दरअसल मैं कुछ दिनों से वीकेंड में था। इस दौरान कोई भी मेरे नाम का इस्तेमाल करके इस तरह का घिनौना काम कर सकता है, लेकिन फिर भी मेरा पेशेंट मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अगर सीजो पर ध्यान रखता तो शायद ऐसा नहीं होता। ऐसा कहकर डॉक्टर क्योतो के कमरे में जाकर कहता है हालांकि मुझे नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे क्या हुआ, लेकिन फिर भी हर पेशेंट मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं डॉक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। इसे सुन क्योतो को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योतो डॉक्टर को यहाँ से जल्दी दफा होने को कहता है। फिर जाते समय डॉक्टर मिदोजी से हर चीज के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर डॉक्टर अपने कबर्ड से एक बॉक्स निकाल कर देता है। जब मिदोरी उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत महंगी रिंग थी। डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें ये रिंग किसी और दिन देना चाहता था, लेकिन शायद मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। तो इसे सुन मिदोरी इमोशनल होकर डॉक्टर को गले लगा लेती है। अगले सीन में हम गैंग, मार्पल और मैरी को एक दूसरे से इन्हीं मर्डर्स के बारे में बात करता हुआ देखती हैं। इधर मैरी कहती है वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई ये मर्डर वसीयत के लिए कर रहा है तो हमारे मेन सस्पेक्ट में क्योतो का दूसरा बेटा सेकी, क्योतो की बेटी यानी तमाको का हस्बैंड शिन और आखिरी सस्पेक्ट मिदोरी बचती हैं। गैंग कहता है लेकिन मार्पल की मॉम ने उधर एक आदमी को गला दबाते हुए देखा था, ना कि किसी औरत को। मैरी कहती है आदमी तो सिर्फ 2 ही लोग बचे हैं। मार्पल कहती है तुम मिस्टर क्योतो को भूल रही हो। मैरी कहती है लेकिन क्योतो तो इतने बूढ़े हैं, वो व्हीलचेयर से उठ भी नहीं सकते। तो इस पर मार्पल कुछ सोचने लगती है। अगली सीन में मार्पल उस होटल में जाती है जहां पर विक्टिम ट्रेन लेने से पहले ठहरी थी। मार्पल इस होटल में स्टाफ के आने का वेट करती है। तभी स्टाफ मार्पल के पास आती है। मार्पल स्टाफ से कहती है दरअसल मुझे यहाँ आपसे एक कस्टमर के बारे में पूछना था। वो कस्टमर चाइना से आई थी और इस होटल में ठहरी थी। उसने फर वाला ब्लैक एंड व्हाइट कोट पहन रखा था। तो इसे सुन स्टाफ को ऐसा ही एक कस्टमर याद आता है। मार्पल कहती है दरअसल आपकी वो कस्टमर उस दिन मुझसे मिलने आई थी, पर मैं उससे बिजी स्केड्यूल के चक्कर में मिल नहीं पाई। स्टाफ कहती है हाँ, उसे देखकर ऐसा तो लग रहा था जिसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। ऐसे ही करती हुई मार्पल स्टाफ से उस कस्टमर के बारे में कई सारे सवाल करती है। होटल से लौटकर मार्पल मैरी को कॉल में कहती है मुझे पता चल गया कि असली किलर कौन है। ऐसा कहते ही सीन कट होता है। आगे रात के समय मार्पल अपनी मदर इन लो काइको को क्योतो के घर के पास लेकर आती है ताकि वो असली किलर को पहचान सके। आज रात क्योतो के घर में पार्टी थी और काइको इनके घर में एज अ गेस्ट बनकर आई थी। इधर पार्टी में सुकी मार्पल और काइको को अपनी वो पेंटिंग दिखाता है जो वो तब से बना रहा था और इस पेंटिंग के लिए मॉडलिंग मैरी ने की थी। तभी मिदोरी वहाँ डॉक्टर को लाती है। दरअसल आज डॉक्टर का ही बर्थडे था, साथ ही डॉक्टर इनके घर से जा रहा था, इसलिए डॉक्टर को सरप्राइज देने के लिए मिदोरी ने ये सब इंतजाम किया था। इसे देख डॉक्टर बहुत खुश होता है। इसके बाद सभी डिनर करने बैठते हैं। यहाँ खाते समय मार्पल जानबूझकर ऐसा नाटक करती है जैसे उसके गर्दन में खाना फंस गया है। तो इसे देखकर डॉक्टर मार्पल के पास जाकर उसे साइड में ले चलता है। साइड में डॉक्टर मिदोरी के गले को चेक करने में बिजी हो जाता है और तभी प्लान के अनुसार मैरी काइको को उस कमरे में ले आती है। इधर डॉक्टर के चेक करने के तरीके को देखकर काइको जोर से चिल्लाती है। दरअसल किलर ने भी उस रात विक्टिम को इसी तरह से पकड़ रखा था और किलर की कदकाठी भी डॉक्टर जितनी थी। अब मार्पल डॉक्टर के पास से निकलकर अपनी मदर इन लो काइको के पास जाती है। काइको बार बार कह रही थी कि यही किलर है। इसे सुन मार्पल डॉक्टर से कहती है जिस दिन तुमने मर्डर को अंजाम दिया था उस दिन तुम्हें मेरी मॉम ने देख लिया था। तो इसे सुन डॉक्टर भड़कते हुए कहता है तुम लोग ये क्या कह रहे हो। मार्पल कहती है मॉम ने तुम्हें मर्डर करते हुए देखा था और वही इस केस की आई विटनेस है। तो इसके बाद पुलिस वाले डॉक्टर को वहाँ से ले जाने लगती हैं। तभी डॉक्टर कहता है अगर मैं मान भी लूं कि किलर मैं था तो भी मैं उस अनजान औरत को नहीं जानता, मैं उसको क्यों मारूंगा। मार्पल कहती है तुम उसे जानते थी क्योंकि वो औरत तुम्हारी ही वाइफ थी। इसे सुन डॉक्टर कुछ नहीं कहता और पुलिस के साथ चला जाता है। रास्ते के बीच डॉक्टर उन पुलिस वालों से सिगरेट पीने के लिए टाइम मांगता है। डॉक्टर कहता है मेरी उस लड़की से 5 साल पहले चाइना में शादी हुई थी। मैं उसे छोड़ना चाहता था लेकिन उसने मुझे डिवोर्स देने से मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ जापान आ गया। लेकिन उसने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा और इसलिए मैंने उसे मार डाला। आगे डॉक्टर के जाने के बाद मार्पल क्योतो की फैमिली को बताती है जब मैंने सैरा के होटल स्टाफ से कुछ पूछताछ की तो उसने मुझे बताया कि उस दिन सैरा के साथ एक आदमी उससे मिलने आया था। उस आदमी के बात करने में एक नस आकर थी। वो आदमी बार बार अपनी सिगरेट को मेज पर पटक रहा था।
बस इससे मैं समझ गई कि वो आदमी डॉक्टर थे, क्योंकि मैरी ने भी मुझे बताया था कि डॉक्टर भी नर्वसनेस में कभी कभी सिगरेट को इसी तरह से वाइब्रेट करने लगती हैं। असल में डॉक्टर ने ये सब मिदोरी से शादी करने के लिए किया था। मिदोरी एक अच्छी औरत है और वो किसी ऐसे आदमी से प्यार नहीं करती जिसका किसी के साथ अफेयर होता, इसलिए डॉक्टर ने अपनी पुरानी वाइफ को मार डाला। अब यहाँ मिदोरी ने डॉक्टर को उसके लेट ब्रदर इची और इची की गुमशुदा वाइफ सारा के बारे में बता रखा था। इन बातों को डॉक्टर ने केस उलझाने के लिए यूज किया। डॉक्टर ने ही मिदोरी को सारा नाम से मिलने का लेटर लिखा, जिस पर सारा ने पोस्ट कार्ड भेजा और उस पोस्ट कार्ड को डॉक्टर ने अपनी वाइफ की डेड बॉडी में रख दिया ताकि लोगों को लगे कि वही सारा थी। इसके बाद डॉक्टर ने धीरे धीरे क्योतो के सभी बच्चों को मारने का प्लान बनाया ताकि मिदोरी से शादी करने के बाद सारी जायदाद डायरेक्ट उसे मिल जाए। तो इसे सुन मिदोरी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने डॉक्टर को अपने तहे दिल से प्यार किया था। वहीं इधर क्योतो को भी रियलाइज होता है कि वो अपने बच्चों के साथ कितना बुरा था। इस मिस्ट्री को सुलझाने के बाद मार्पल, काइको और मैरी उस घर से बाहर चले जाती हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो होप है कि दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ।